हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोगों ने यूनिट 2 ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ दो पार्ट में डिवाइड है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहले हम डील करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और मैंने यूनिट 1 के भी सारे क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ आप उसे देख लो, उससे आपको सब्जेक्ट की और भी ज़्यादा लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? एंड योर ऑप्शन इज ल्यूशियन फैब्री, हरमन डेली, आर्थर टेम्सले या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज आर्थर टेम्सले। इसे भी मैंने सबसे पहले क्लास में, जब मैंने यूनिट 2 को पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसी दिन सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किए थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अप एन इकोसिस्टम। दूसरा ऑप्शन है, functional aspect refers to all the process and interactions performed by the organism in an ecosystem। तीसरा ऑप्शन है both 1 and 2 और चौथा है neither 1 and 2। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा? 3 है ना, बोथ 1 एंड 2। कैसे? मैंने इसे भी अच्छे से डिस्क्राइब किए थे क्लास में कि जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है इकोसिस्टम का, वो सारे चीज़ को रेफर करता है जो कि इकोसिस्टम को बनाता है, दैट मेकअप एन इकोसिस्टम, है ना। और फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रोसेस और इंटरैक्शन इस पूरे इकोसिस्टम में परफॉर्म करते हैं, उसी को फंक्शनल एस्पेक्ट कहा जाता है ना। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लेक्चर देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है, तो आप जल्दी से देख लो इसमें से कौन सा सही है। आई होप अब तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो आंसर है सेकेंड वन। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? बायोस्फीयर, है ना, सबसे बड़ा। उसके बाद इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया था कि इंडिविजुअल जो है ये क्या है? बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम का। इंडिविजुअल से क्या फॉर्म होता है? पॉपुलेशन फॉर्म होता है। पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी। और कम्युनिटी से क्या बनता है? इकोसिस्टम। और वही इकोसिस्टम क्या बनाता है? बायोस्फीयर। तो ये हुआ ना हमारा सही आंसर। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लार्जेस्ट इकोसिस्टम? लार्जेस्ट इकोसिस्टम इसमें से कौन सा है? इकोसिस्टम खुद ही लार्जेस्ट है क्या, या फिर बायोस्फीयर, या फिर इकोस्फीयर, या फिर बोथ 3 and 4? आप सोचो इसमें से कौन सा सही है। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि इसका आंसर है 4 नंबर। हाउ? देखो, मैंने बताए थे ना कि सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने डील किया कि बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा है ना। तो बायोस्फीयर और इकोस्फीयर ये दोनों ही आंसर है, क्योंकि बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर कहा जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा मैच किया हुआ है? पहला है एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर, लिथोस्फीयर लैंड एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव।
क्योंकि एटमॉस्फेयर तो एयर को ही डिनोट करता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर को ही डिनोट करता है, लिथोस्फीयर तो लैंड को ही डिनोट करता है, तो ये तीनों तो सही है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है पहला? बायोस्फीयर इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। सेकेंड है द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन्स इज ड्यू टू सैलिनिटी, लेवल्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर, टेम्परेचर एंड डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन। थर्ड वन इज living organisms are not uniformly distributed throughout the biosphere, and the fourth one is most densely populated region is just above and below the sea level। ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा फर्स्ट वन। कैसे होगा फर्स्ट? देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और यही एक पॉसिबल प्लेस होता है जहाँ पे वर्स्ट पॉपुलेशन सर्वाइव करते हैं। तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ पोल पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं होता है ना, वहाँ पे हमें वाटर का अच्छा सोर्स नहीं मिलता है, वहाँ पे तो आइस कैप्स है ना, ग्लेशियर्स है, तो वहाँ लोग प्रेफर नहीं करेंगे रहना। इसीलिए बायोस्फीयर क्या होता है? एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। अगर यहाँ प्रेजेंट की जगह एब्सेंट होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। ये तीनों तो सही है ना। कैसे सही है? इसे मैंने अच्छे से लेक्चर में डील कर दिए थे, वापस से नहीं बताऊंगी वरना बहुत लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फिर से इनकरेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, पढ़ देती हूँ मैं। एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देन नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है? ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। और थर्ड क्या है? इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, या नन ऑफ द एबव। आप सोचो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट वन, एन इकोसिस्टम हैविंग ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स बट नो डिकम्पोजर्स कुड बी सेल्फ कंटेन्ड। Second one is ecosystems are self-sustaining because they are well insulated from outside influences. Third one is both 1 and 2, and the fourth one is neither 1 and 2. So you think which one is right? So the right one is fourth one. How? देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एन इकोसिस्टम हैविंग ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स बट नो डिकम्पोजर्स कुड बी सेल्फ कंटेन। क्या इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं? अरे होते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। क्या इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग है क्योंकि ये आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से इंसुलेटेड है ना? ये तो एकदम गलत है। इकोसिस्टम में तो भाई हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस तो चाहिए ही। ये इंसुलेट कैसे हो सकता है ना? ये अकेला नहीं हो सकता ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। तो ये दोनों ही गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा मैच है? फर्स्ट वन क्या है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड क्या है? कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स। थर्ड वन क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स
फैगोट्रॉप्स, और फोर्थ वन है सेप्रोट्रॉप्स और रेड्यूसर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये गलत मैच है। प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, ये तो सबको पता होगा। कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स नहीं है। कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉप्स है, और हेट्रोट्रॉप्स को फैगोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स ये तीनों सेम है। डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स और रेड्यूसर्स ये तीनों सेम है ना? क्योंकि जो डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर का क्या काम है? डिकम्पोज करना। वो सेप्रोट्रॉप्स भी कहलाते हैं और रेड्यूसर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? सारे डेड डीके को रिड्यूस करते हैं, है ना? यहाँ पे करेक्शन होगा फ्रेंड, सेप्रोट्रॉप्स में SAPROTROPHS, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉफिक लेबल्स। पहला क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूरिशमेंट और फूड लेबल। दूसरा क्या है? इट इज ऑक्यूपाइड बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सिमिलर फीडिंग मोड। थर्ड वन क्या है? द ट्रॉफिक लेबल 1 इज ऑक्यूपाइड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। आज मैंने बहुत सारे रॉन्ग, इनकरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या है? क्वेश्चन करना एक बहाना है रिवीजन करने की, इसलिए मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दिए हैं। और वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और हम सही सोच के उसे गलत कर देते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सेट कर दिए। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर पता चल गया होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ट्रॉफिक लेबल को हम न्यूरिशमेंट और फूड लेबल भी कहते हैं, ये मैंने लेक्चर में बताए थे। इसे इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सिमिलर फीडिंग मोड, है ना? T1 में कौन प्रेजेंट होंगे? सारे प्लांट्स ही प्रेजेंट होंगे, है ना? प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ट्रॉफिक लेवल 1 कौन ऑक्यूपाई करेगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना? तो ये सारे के फंक्शन कैसे हैं? एक जैसे। फिर ट्रॉफिक लेवल 2 T2 कौन ऑक्यूपाई करेगा? जो हार्बीवोर्स है ना? तो वो सारे के फीडिंग मोड क्या होंगे? सेम होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि ये हमेशा कौन ऑक्यूपाई करेगा? जिसका सिमिलर फीडिंग मोड हो और फंक्शन एक जैसे हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। पहला है हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स, थर्ड वन इज ओमनिवोर्स एंड फोर्थ वन इज डिकम्पोजर्स। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कैसे? ओमनिवोर्स वैसे कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं जो हार्बीवोर्स भी हो और कार्निवोर्स भी हो, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, हम सारे ह्यूमन बींग्स किस में बिलोंग करते हैं? ओमनिवोर्स में, है ना? हम क्या करते हैं? हम मीट भी खा लेते हैं और प्लांट मटेरियल भी खाते हैं, है ना? यानी कि ये तो दोनों चीज़ पे फिट कर रहे हैं और ये दोनों चीज़ पे फिट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग करेंगे, इसीलिए ओमनिवोर्स को ट्रॉफिक लेवल में मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट कौन सा है? क्या लिखा हुआ है कि द एनर्जी, यहाँ पे दिस नहीं होगा फ्रेंड, द होगा। ठीक है, द एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक, नेक्स्ट क्या है? देयर इज ए लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स, एंड द थर्ड वन इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ वन इज नाइदर 1 and 2। सो बताओ, सोचो आप क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। कैसे? एनर्जी हमेशा से क्या होता है? लोअर टू हायर फ्लो करता है ना? प्लांट ऑक्यूपाई कर रहे T1, इसे कौन ले रहा है? ग्रास हॉपर, है ना? इसे कौन ले रहा है? फ्रॉग। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि लोअर टू हायर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कहा जा रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल में कुछ एनर्जी लॉस होता है। मैंने बताया था ना कि एनर्जी लॉस होता है जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, यानी कि प्लांट कुछ एनर्जी अपने में कंज्यूम कर लेता है। जब उसे ग्रास हॉपर फीड करता है तो ग्रास हॉपर भी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेते, फिर उस पर फ्रॉग फीड करता है तो फ्रॉग को कुछ ही पार्ट एनर्जी का मिलता है, फिर फ्रॉग को स्नैक फीड कर लेता है। तो क्या होता है? स्नैक को उसके
फ्रॉग के अकॉर्डिंग कुछ कम एनर्जी मिलता है ना। तो मैं ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें से कौन सा ग्रेजिंग फूड चेन नहीं है? आप ऑप्शन देख लो। ठीक है, तो मैं आंसर बताती हूँ। आंसर क्या होगा? दिस वन। ठीक है, कैसे? देखो, ग्रेजिंग फूड चेन क्या नहीं है, इसे बताने के लिए पहले ये जानना होगा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? जो कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, यानी कि प्लांट, ग्रास, इन सारे लोगों से स्टार्ट होता है। प्लांट तो यहाँ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? डेड डिके प्लांट्स। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डेट्रीवोर्स फूड चेन, है ना। डेट्रीवोर्स फूड चेन। क्यों डेट्रीवोर्स फूड चेन में क्या था कि जो फूड चेन डेड डिके ऑर्गेनिज्म या प्लांट से स्टार्ट होता है उसे डेट्रीवोर्स फूड चेन कहा जाता है। तो ये क्या हो रहा है? डेड डिके प्लांट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सारे किसके अंदर आ गए? ये डेट्रीवोर्स फूड चेन के अंदर आ गए। इट इज़ नॉट ए ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट साइकिल। इसमें से परफेक्ट साइकिल क्या, कौन सा नहीं है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता देती हूँ। क्या होगा? सल्फर साइकिल। कैसे सल्फर साइकिल? देखो, परफेक्ट साइकिल क्या होता है? जो गैसेस साइकिल होता है। और इम्परफेक्ट साइकिल क्या होता है? जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है। तो सल्फर साइकिल क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया? ये परफेक्ट साइकिल नहीं हुआ। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब परफेक्ट साइकिल क्या है, इम्परफेक्ट साइकिल क्या है, अगर ये सारे आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ लेक्चर देख लो। अगर मैं यहाँ बताने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट। Azotobacter, Nitrosomonas bacteria, Nitrobacter and Rhizobium. Which one? So the right answer is Nitrosomonas bacteria. जब मैं आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रही थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बना के आपको डील किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। ये भी नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन है। क्या होगा? एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर या राइजोबियम। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में ये डील हो चुका है कि ये क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 3 है आपके पास, बताओ। तो इसका आंसर है नाइट्रोबैक्टर, है ना। ये भी मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजन रहते हैं उसे कौन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं? फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे या स्पेशल डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सोचो क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। राइजोबियम क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म प्लांट टेक द सल्फर। प्लांट किस फॉर्म में सल्फर को लेता है? फर्स्ट वन इज सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, या खुद सल्फर के फॉर्म में या सल्फेट के फॉर्म में। तो प्लांट डायरेक्ट सल्फर को कंज्यूम नहीं कर पाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्लांट सल्फेट के फॉर्म में इसे अपटेक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिलिंग। कार्बन साइकिलिंग में इनमें से कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस, तीसरा है फॉसिल फ्यूल कंबशन या ऑल ऑफ द अबव। आप सोचो इसके आंसर क्या होंगे। तो इसके आंसर होंगे ऑल ऑफ द एबव। रेस्पिरेशन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है ना, ये कहाँ जाता है? वापस से एटमॉस्फेयर में। फोटोसिंथेसिस से भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, ये कहाँ जाता है? वापस से एटमॉस्फेयर में। फॉसिल फ्यूल कंबशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, ये कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? कार्बन साइकिलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
अगर डाउट है तो आप वीडियो देख लो कार्बन साइकिल की, मैंने अच्छे से डायग्राम बना के सारे चीज़ कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर इज द एटमोस्फेयर, रॉक, ओशियन और ऑर्गेनिज्म। तो इसके राइट आंसर है एटमोस्फेयर। तो नाइट्रोजन क्या है? गैसेस साइकिल है। गैसेस साइकिल का मेन रिजर्वायर क्या था? एटमोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर। तो इसका मेन रिजर्वायर क्या होगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एटमोस्फेयर में। तो इसका आंसर क्या होगा? एटमोस्फेयर। ये क्वेश्चन सेम मैंने बुक से उतारे हैं। ठीक है, सो ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन एन इकोसिस्टम सक्सेशन that occurs after a fire is secondary succession. Second one is the first plants to grow in a new ecosystem is termed as pioneer species. Third one is lichens contribute to primary succession by breaking down the rock to form soil. And the fourth one is natural disasters such as hurricanes and volcanic emission are linked to primary succession. तो आप सोचो इसमें से सही आंसर क्या होंगे? ये क्वेश्चन भी मैंने बुक से लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने बुक से लिए हैं, बाकी मैंने खुद से बनाए हैं। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? फोर्थ वन, नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हरिकेन्स एंड वोल्केनिक इमिशन आर लिंक्ड टू प्राइमरी सक्सेशन। देखो मैं एक एक करके डील कर देती हूँ। पहला क्या है कि इन एन इकोसिस्टम सक्सेशन दैट ऑकर्स आफ्टर फायर। मैंने बताया था ना कि जिसमें पहले से सबस्ट्रेटम प्रेजेंट हो, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे? पहले से पेड़ होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ आग लग गए। तो आग लग गए तो सारे प्लांट जल गए, और वहाँ पे फिर से जो सक्सेशन होगा, यानी कि फिर से जो पेड़ उगेंगे वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, है ना, प्राइमरी नहीं होगा। प्राइमरी कहाँ से होता है? एक रॉक यानी कि एक ईंट होता है, उस पे से कोई भी पहले प्लांट प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब प्लांट उगेंगे उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंड वन क्या है? द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो इन ए न्यू इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज पायनियर स्पीसीज। यानी कि पहला प्लांट जो ग्रो होता है इकोसिस्टम में उसे पायनियर स्पीसीज कहते हैं। मैंने बताए थे ना, पायनियर, फिर सैरल स्टेज एंड देन क्लाइमेक्स, है ना। ये सारे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे। तीसरा क्या है? लाइकेंस कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी सक्सेशन बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक टू फॉर्म सॉइल। यानी कि लाइकेंस जो है वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइमरी सक्सेशन में, है ना। एक ईंट होता है तो उसमें छोटे छोटे घास उगते हैं ना, उसी को लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन क्या कंट्रीब्यूट किया प्राइमरी सक्सेशन में? बाय ब्रेकिंग द रॉक टू फॉर्म सॉइल। तो वहाँ पे लाइकेन कैसे उगेगा? वहाँ पे जैसे ये ईंट है तो इसमें सबसे पहले लाइकेन ग्रो हुआ। तो लाइकेन कब ग्रो होगा? जब वो स्टोन को तोड़ के छोटे छोटे सॉइल के फीचर्स उसमें इंक्लूड होंगे, है ना, उसमें कुछ कुछ सॉइल के प्रॉपर्टीज आने लगेंगे, तभी वहाँ पे लाइकेन होगा। तो ये क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सक्सेशन में। कैसे? ब्रेक डाउन करके रॉक टू फॉर्म सॉइल। ओके, ये लास्ट वन क्या है? नेचुरल डिजास्टर सच एज हरिकेन्स एंड वोल्केनिक इमिशन। देख, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा तो वो हमेशा प्राइमरी सक्सेशन से नहीं सेकेंडरी सक्सेशन से लिंक होगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी प्लांट प्रेजेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर वो गिर गए या उसमें आग लग गया तो वापस से जो पेड़ उगेगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? सेकेंडरी सक्सेशन का। कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे पहले से पेड़ प्रेजेंट थे, है ना। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? वहाँ कोई पेड़ प्रेजेंट नहीं है। ठीक, चलो हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, आप बस इसके आंसर खुद से लिख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर प्लैनेट इज द सन। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि सन ही क्या है? हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे है, क्यों है, ये सारे आपको इस आंसर में लिख देने हैं। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल एंड व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर। बायो जियोकेमिकल साइकिल के कितने टाइप है और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसे लिखना है ना। मैंने बताया था बायो जियोकेमिकल साइकिल मतलब 2 साइकिल आते हैं इसके अंदर में। कौन कौन? गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल के अंदर में कौन कौन से साइकिल आते हैं? वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ग्लोबल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर में क्या आते हैं? सल्फर साइकिल। ये सारे मैंने अच्छे से डील कर दिए हैं, आप इसके वीडियो को देख लेना, उसके बाद अच्छे से आंसर लिख लेना। तीसरा क्या है? डिस्क्राइब द पाथवेज वेयर बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड फॉर्म्स दैट आर यूजेबल बाय प्लांट। क्या क्या पाथवे है एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का, है ना, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं सकता, उसे फिक्स करके उसे लेना पड़ता है। तो क्या क्या रास्ते हैं ये सारे आपको इसमें बताने हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, लेकिन सिर्फ ये 3 क्वेश्चन से ही चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। आप सोचो, आप उसे लिखो, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, है ना।
तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप पूरे लेक्चर को फिर से देख सकते हो। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप वॉच लिस्ट में जाके मेरे सारे लेक्चर्स देख लो, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे।